साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। नेटिव इंडियन फेडरेशन, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से आप सबको स्वागत है। सोशल मूवमेंट टाइम्स में एक बार फिर आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, पार्लियामेंट नहीं चल रही है और इस बार विपक्ष पार्लियामेंट को नहीं रोक रहा। सत्ता में बैठी भाजपा पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही। वजह आप सबके सामने है। मोदी का जो देश के पैसा लूटने वालों के साथ रिश्ता है, वही बेसिक मुद्दा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का एक्सपोज होना, उसकी मॉरिशियस में 38 के करीब शेल कंपनियों का पता लगना, जिसको उन्हीं के भाई वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, और भारत का सारा पैसा मोदी, उनकी कैबिनेट और आरएसएस मिलकर लूट कर अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास बाहर भेजने का जो कार्यक्रम चला रहे थे, और टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जो बंदर बांट हो रही थी, जिसका हिस्सा आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, हिंदुत्ववादी संगठनों को, पता नहीं किस किस को मिल रहा था, उसकी एक कड़ी एक्सपोज हो गई है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ एक्सपोज हो गया, उसकी एक कड़ी एक्सपोज हो गई है। आपको याद होगा 2014 से पहले मोदी जी कह रहे थे कि भारत में काला धन वापिस आएगा और 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। आज करीब 9 साल हो चुके हैं, ना तो काला धन वापस आया और ना ही किसी के खाते में एक पैसा भी गया। इसके अलावा और बहुत सारी ऐड आती थी 2014 से पहले भाजपा की तरफ से। बहुत हुई महंगाई की मार, तेल के दाम, गैस के दाम, खाने की चीज़ों के दाम, पीने की चीज़ों के दाम, रहने के घर मकान बनाने की मुश्किल, ज़मीन जायदाद महंगी। सो महंगाई को लेके, पढ़ाई को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, फिर रूल ऑफ लॉ को लेके, कानून को लेके, बहुत सारी चीज़ें। करप्शन पे बड़ी बात होती थी, भ्रष्टाचार, और सबको सबका हक मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, बहुत सारे मुद्दे। तो इन सब मुद्दों को लेके भाजपा ने एक माहौल बनाया, मीडिया खरीदा गया, कुछ लॉन्च किया गया और सबको ये यकीन दिला दिया गया कि कांग्रेस ने नो डाउट बुरा हाल कर ही रखा था, मगर यकीन दिला दिया गया कि अब अच्छे दिन आएंगे। और पिछले 9 साल में कांग्रेस से भी कम से कम 1000 गुना बदतरीन हालात पैदा हो चुके हैं। 350 का सिलेंडर 1150 से ऊपर है, और कमर्शियल तो 2500 से ऊपर है। पेट्रोल डीजल 100 पार कर चुका है, 110, 11, 12, 15, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि महंगाई बढ़ रही है, देश की तरक्की के लिए पैसा चाहिए सरकार को, इसलिए टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है दोस्तों। सच कुछ और है, और उस सच को छुपाने के लिए ही आज भाजपा संसद के बीच आकर संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रही है। सच ये है कि पूरे देश के सारे साधन संसाधन जो हैं, वो भाजपा आरएसएस ने मिलकर चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के साथ एक साठगांठ करके, एक साजिश के तहत उनके हाथों में सौंप दिए हैं। चाहे वो अलॉटमेंट हो या किसी तरह से भी हो, सारा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है। अब अगर रेट बढ़ते हैं चीज़ों के, तो उनका फ़ायदा सरकार को नहीं होता, क्योंकि अगर सरकार को होता तो टैक्स मनी अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर में यूज़ होती है। और जो सरकार को हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं हो रहा, सरकार का भी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, खून चूस रही है जनता का सरकार। तो एक तो जो प्राइसेस बढ़ते हैं, उसका डायरेक्टली फ़ायदा इन कैपिटलिस्ट बिजनेस टाइकून्स को होता है, जिनकी आरएसएस और भाजपा के साथ साठगांठ है। और जो टैक्स
अदरवाइज कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास, उसको भी घुमा फिरा के बैंकों के माध्यम से किसी ना किसी तरह से लोन वोन बना के इन्हीं उद्योगपतियों के पास पहुंचा दिया जाता है। तो यानी अरबों खरबों रुपया, जैसे आप फिगर सुनते होंगे 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 25 लाख करोड़। कभी एक बार लिखिएगा, ब्लैक बोर्ड पे चाक ले लीजिए या कागज़ पेन लेके एक लंबी सी शीट लेके बैठ जाइए, लिखिएगा 12 लाख करोड़ लिखिएगा, आप जीरो भूल जाएंगे। इतनी बड़ी रकम, अरबों खरबों की रकम। अरबों खरबों में कहेंगे, संख्यों में कहेंगे तो आपको समझ आएगा, बिलियन ट्रिलियन आप समझ जाएंगे। इसलिए इसको इस तरह से कहा जाता है, इतने हज़ार करोड़, इतने लाख करोड़, इतने। तो वो एक कैमोफ्लेज फिगर हो जाती है, आपको समझ नहीं आता, समझ नहीं पाते। आपको आपके दिमाग में 12 लाख करोड़ आपको समझ में नहीं आता, 11,000 करोड़ समझ में नहीं आता। मान लिया 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, तो आपको लगता है 9,000 कितना होता है, थोड़ा ही तो होता है। 9,000 करोड़ अगर आप लिखें या उसको कभी आपने देखा हो या आप इमेजिन कर पाएँ, तब आप समझेंगे ये 9,000 करोड़ कितने अरब रुपए बनते हैं जब पूरे जीरो एक साथ गिनेंगे तो ये जो अरबों खरबों रुपया भाजपा और आरएसएस ने मिलकर इस देश का लूटा है और उद्योगपतियों के पास ये पहुंचाते हैं, इसका ये मतलब नहीं उद्योगपति लूट के ले गए और जाके स्विस बैंक में रख दिया या टैक्स हेवन कंट्रीज में रख दिया या वहाँ पे उन्होंने अपने खातों में डाल दिया, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जब पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट और पूरी की पूरी आरएसएस अडानी अंबानी को ये पैसा देती है, या इस तरह के उद्योगपति करीब 10,000 के करीब हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर 10,000 तक की फिगर तो नोन है। जब उनको ये देते हैं तो आपको क्या लगता है, इनको हिस्सा नहीं मिलता? ज़रा सोचिए, अगर 12 लाख करोड़ रुपया अडानी को दिया गया है बैंकों से, एलआईसी से और बॉन्ड और बहुत कुछ, तो जब वो सारे का सारा वो खा जाता है तो उसका हिस्सा क्या मोहन भागवत, आरएसएस के लोग, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जो इनके लोग हैं कैबिनेट में और जो बाकी इनका तंत्र है पूरा, क्या इनको हिस्सा नहीं मिलता? नहीं मिलता होगा। अगर नहीं मिलता है तो जेपीसी बिठाने में क्या तकलीफ है भाई? करवा लो प्रोब, करवा लो इन्वेस्टिगेशन, होने दो। दूध के दूल्हे हो तो सच सामने आने दो ना, क्योंकि जेपीसी में हर चीज़ अब आपके सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा। इसलिए आप जेपीसी नहीं बिठाना चाहते। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से, 30 साल से ऊपर हो गया मुझे वकालत में, एक एडवोकेट होने के नाते मैंने बहुत चीज़ें अंदर बाहर से देखी हैं। बैंकों में भी काम किया है, बैंक की भी मेरी इम्पेनलमेंट्स रही हैं, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट की भी रही हैं, दूसरी भी और भी उद्योग और भी बिजनेस हाउसेस के भी काम किए मैंने। इसके अलावा सिविल, क्रिमिनल, ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी काफ़ी काम किया है। तो मेरा अपना एक तजर्बा है जो ये कहता है कि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 10,000 उद्योगपतियों को अरबों खरबों रुपया बांट रहा है और खुद उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। यही वजह है कि टैक्स हेवन कंट्रीज में जिन लोगों के पैसे, उनके कभी नाम उजागर नहीं होते। कांग्रेस भी नहीं करती थी, भाजपा भी नहीं कर रही, कल को आप आ जाएगी, वो भी नहीं करेगी। कोई भी मनुवादी, कोई भी ब्राह्मणवादी पार्टी जब भी भारत में आएगी कभी भी उनके नाम उजागर नहीं करेगी। छोटा सा उदाहरण है, देश में जितने भी करप्ट लोग हैं, पॉलिटिशियन या और जितने भी करप्ट लोग, ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब जब भाजपा के साथ आते हैं तो उनके करप्शन केसेस पे पर्दा पड़ जाता है। क्या वो हिस्सा नहीं देते होंगे? बिना हिस्सा दिए उनको भाजपा माफ़ कर देती होगी? तो ऐसा नहीं होता है। हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, हम इसी समाज में रहते हैं, हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी ठहरे बहुत ईमानदार आदमी, अब उनका परिवार जीरो से कहाँ पहुँच गया देख लीजिए। अमित शाह के पूरे परिवार को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इनकी हिस्ट्री भी दोनों की आप जानते ही हैं। जब ये कुछ नहीं थे तब भी इनकी कुछ हिस्ट्री थी, अब तो सारी सोशल मीडिया पे वायरल है। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन उनकी बीवी, एक फिर उनका साथी तुलसीराम प्रजापति, और ये सारी, फिर गोधरा के बाद के मसले, तो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका भाई, देख लीजिए। दूध के दूल्हे हुए तो ये हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं। तो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, और दूसरी तरफ हार्डकोर क्रिमिनल, हार्डकोर टेररिस्ट मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो उस सारे सिनेरियो को देख के आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि अल्टीमेटली हमारे देश का इतना बड़ा पैसा जा कहाँ रहा है। मैं दावे से कह सकता हूँ 1947 से लेके आज तक
अगर करप्शन ना हुई होती या करप्शन का पैसा देश से बाहर ना गया होता, दोनों सूरतों में कोई भी आप एक ले लें, बाहर ना गया होता, मैं दावे से कह सकता हूँ इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी बढ़िया देश जिनको आप कहते हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता डेवलप्ड नेशन है, इंडिया उनसे कहीं आगे होता। और तीसरी चीज़, ये आगे ना जाए उसके लिए इन्होंने एजुकेशन के रास्ते बंद कर दिए, शिक्षा बर्बाद कर दी, मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा से कोसों दूर कर दिया, धर्म की अफीम चटा चटा के उनको पागल कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं उनसे दूर कर दी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के सारे रास्ते उनके बंद कर दिए, पर्सनल सिक्योरिटी, आत्म सुरक्षा जीरो कर दी, और रूल ऑफ लॉ तो अब कहीं दिखता नहीं। हाथरस में हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, चिन्मयानंद के केस में हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, कुलदीप सिंह सेंगर के केस में हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। आप पूरे भारत में देख लीजिए, मूल निवासी बहुजनों के पास आत्म सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। जंगल राज भी मेरा ख्याल है छोटा शब्द होगा। तो इन हालात में भाजपा जो है संसद को नहीं चलने दे रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो एजिटेशन आज शुरू हुई है राहुल गांधी के मुद्दे को लेके, सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया है, उसको क्रश करने के लिए जो फोर्सेस भाजपा ने लगाई हैं और जिस तरह से वो उसको हैंडल कर रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में तानाशाही है, एनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का खुलेआम कत्ल किया जा रहा है, पूरे भारत के तंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है, और इसके विपरीत भाजपा इसको कांग्रेस वर्सेस ओबीसी का मुद्दा बना रही है। नो डाउट कांग्रेस ने भी ओबीसी की बदतरीन हालत की, 47 से लेके आज तक ओबीसी के हक देने के फेवर में कांग्रेस भी कभी नहीं रही। और कांग्रेस में आरएसएस के बैठे हुए वही 150 एमपी थे जो अब भाजपा में बैठे हुए हैं। अब वो भाजपा में तो वहां से हमें हक नहीं लेने दे रहे। तो कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी ओबीसी को बर्बाद करने में। दो प्रधानमंत्री मरवा लिए उन्होंने अपने, मगर हमारा हक नहीं दिया ओबीसी का। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन भाजपा ये ना कहे कि मोदी ओबीसी है और कांग्रेस ओबीसी के विरोध में ये बात कह रही है, ये गलत होगा। इस वक्त कांग्रेस जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि अंबानी अडानी का जो मसला है वो देश की तरक्की और सुरक्षा और देश की फाइनेंशियल क्राइसिस, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा, बेसिक मुद्दा है। और उसमें नरेंद्र मोदी और इनकी कैबिनेट और आरएसएस ये सब इन्वॉल्व है उसमें। तो जेपीसी में ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, होनी चाहिए जेपीसी। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि भाजपा ने भी ओबीसी का कोई भला नहीं किया। कास्ट बेस्ड सेंसस भाजपा नहीं होने दे रही, 27% रिजर्वेशन ओबीसी की पूरे देश में भाजपा लागू नहीं होने दे रही। हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी बनने से पहले, 370 और 35A वाले मसले से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले कई महीने बड़े बड़े इश्तिहार, उसके बाद भी आते रहे इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर पूरे न्यूज़पेपर पे कि यूटी बनते ही या 370 हटते ही 27% लागू होगा। आज तक नहीं हुआ। JNK में ओबीसी को आज तक अपना हक नहीं मिल रहा, और जो पोस्टें निकलती थी उनमें 2% जो मिलता था वो इन्होंने बढ़ा के 4 करने का ड्रामा तो किया, पोस्टें ही नहीं निकल रही। तब से कोई पोस्ट नहीं निकली ओबीसी को कभी, जब से भाजपा का या इनडायरेक्टली कंट्रोल हुआ एलजी के माध्यम से, ओबीसी को कुछ नहीं मिल रहा पूरे देश में। मध्य प्रदेश में देख लीजिए ओबीसी की क्या हालत है, महाराष्ट्र में देख लीजिए ओबीसी की क्या हालत है, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी, बिहार, मैं कह रहा हूं पूरे भारत में, सिवाय तमिलनाडु के ओबीसी को कहीं भी उनका हक नहीं मिल रहा। ओबीसी को तमिलनाडु में इसलिए उनका हक मिल रहा है क्योंकि वहां पर ओबीसी की अपनी सरकार है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो देना चाहते थे, लेकिन देख लीजिए वही कोर्ट जिसने ईडब्ल्यूएस को नहीं रोका, ओबीसी के रिजर्वेशन को रोक रखा है। महाराष्ट्र में भी कोर्ट ने रोक रखा है। तो जहां पर ये असेंबलियों में या पार्लियामेंट्स में ओबीसी को नहीं रोक पाते, उनकी रिजर्वेशन को नहीं रोक पाते, उनके हक अधिकारों को नहीं रोक पाते, वहां ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। वहां भी मनुवादी जज बैठे हुए हैं, इन्हीं के लगाए हुए, और इसी काम के लिए लगाए गए हैं। उनकी बैकग्राउंड भी आरएसएस से है। तो ये कहना कि मोदी ओबीसी है इसलिए कांग्रेस ये हो हल्ला कर रही है, ये गलत होगा।
कांग्रेस का मुद्दा बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि आप हमें भ्रष्टाचारी कह के बाहर निकालने लगे थे और हमें निकाला आपने, तो अब आप भ्रष्टाचारी हो, आप ही निकलो। आप हमें कहते थे हमारा पैसा टैक्स हेवन कंट्रीज में है और लोगों में हमें बदनाम करते थे और हमारी सत्ता हमसे छीन ली। आपका भी तो वही हाल है, हमसे ज़्यादा बदतरीन हाल है। जितना हमने 40, 50, 60 साल में नहीं किया, आपने 7-8 साल में उससे कई गुना ज़्यादा लूट लिया। तो आप भी निकलो, आप भी तो वही हो, एक ही थैली के चट्टे बटे हम दोनों। ये कह रही है कांग्रेस। इसमें ओबीसी का मुद्दा कहां से आ गया? और मोदी कब से ओबीसी हो गया? मोदी तो सूडो ओबीसी है, फॉल्स ओबीसी है, फेक ओबीसी है, झूठा ओबीसी है वो तो। अगर वो सच्चा ओबीसी होता तो पूरे भारत में ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं करता, ओबीसी के हक अधिकार नहीं ओबीसी को दिलवाता। ईडब्ल्यूएस वाले उसके मामे लगते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले उसके क्या लगते हैं अगर वो ओबीसी है तो? उनके लिए उसने कैसे दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बिल पास करवा लिया, राष्ट्रपति से भी करवा लिया, सारी स्टेटों में भी जबरदस्ती लागू करवा लिया और कोर्ट से भी उसको क्लियर करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर करवा दिया। ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के क्या लगते हैं भाई? अगर मोदी ओबीसी है तो ईडब्ल्यूएस में तो सिर्फ स्वर्ण जातियां हैं, वो इनकी क्या लगती हैं? या कोई और रिश्ता है कुछ पीछे है तो बताए। तो मोदी कोई ओबीसी नहीं है। ये ओबीसी का ड्रामा कोई ना खेले, भाजपा बिल्कुल भी ना खेले और मोदी को हमारे सामने ओबीसी बना के पेश ना करे। हम ओबीसी जानते हैं ये ओबीसी नहीं है, और अगर ये ओबीसी होकर ओबीसी का इतना विरोधी है तो ऐसे ओबीसी को हम दरकिनार करते हैं, निकालते हैं अपनी ओबीसी से बाहर, फेंकते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे झूठे ओबीसी को। हम नहीं मानते ऐसे ओबीसी को, ये ओबीसी है ही नहीं। अगर गलती से है भी तो भी नहीं। हमारे ओबीसी परिवार में जन्म लेकर अगर कोई इतना ओबीसी विरोधी है तो हमारे जूते की नोक पे ऐसे ओबीसी को बाहर निकालते हैं अपनी ओबीसी कम्युनिटी से। हम नहीं मानते इसको। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, इस गुजारिश के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि SC ST OBC माइनॉरिटी आइए एक मंच पे इकट्ठे हो जाएं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, जितने मनुवादी हैं, इनको जूते से पीट के सत्ता से बदखल करें, शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया से बाहर निकालें, इस देश के साधनों संसाधनों को इनसे छीन लें। हमारा देश है, हम देखेंगे क्या करना है, और हम आपस में आपसी सहमति से इन सब को बराबर हिस्सेदारी के साथ बांटें और आने वाली पीढ़ियों को सौंपें एक अच्छा राष्ट्र, ताकि ये राष्ट्र एक बार फिर बुद्ध के ज़माने, अशोका के ज़माने की तरह विश्वगुरु बने और तरक्की की सारी ऊंचाइयों को छुए। उस वक्त भारत शिक्षा में और बिजनेस में और हर चीज़ में सर्वोपरि था। आइए फिर से इसको एक बार सर्वोपरि बनाने की ओर अग्रसर होते हैं और झूठे मक्कार ओबीसी जो मोदी जी हैं इनका धिक्कार करते हैं, पूरी भाजपा का धिक्कार करते हैं, पूरी RSS का धिक्कार करते हैं। और अगर कांग्रेस कल को सत्ता में आके फिर अंबानी अडानी के तलवे ही चाटने वाली है तो उसका भी धिक्कार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।